उद्देश्य का अपमान है। सौभाग्य से कोई भी टूटी हुई दृढ़ता तब फिर से मजबूत हो जाती है जब अमांडा खुद को विश्वास की सेंट मॉड एक फिल्म है जो हमारी हमेशा रहने वाली मोक्ष पाने की इच्छा को दिखाती है। साथ ही ये सवाल भी उठाती है कि रास्ते में हम किसकी आवाज सुन रहे हैं और हमें ये कैसे पता चलेगा कि हम सही काम कर रहे हैं। उम्मीद है कि यह एक निश्चित जवाब देगी, वरना इसके नतीजे बहुत ही भयानक होंगे। शुरुआत में हम एक अजीब और उलझन भरी सीन देखते हैं, लगभग एक स्थिर कलाकृति जिसमें एक मुड़ी हुई आकृति ऊपर की ओर देखती हुई नम वातावरण में रिस रही है और टपक रही है। शायद यह एक साधारण कट और कलर के गलत होने का नतीजा है। मौत से जिंदगी आती है क्योंकि हम एक गर्भाशय जैसे रास्ते से गुजरते हैं जो ऊपर से देखने पर टमाटर के उबलते हुए सूप के बर्तन जैसा दिखता है। ये सूक्ष्म स्तर पर अराजकता है जो दूर से शांत व्यवस्था को छुपाती है। ये मौत है, एक औरत जो भगवान के साथ अपनी बातचीत के एक कथन से हमें पता चलता है उस दुनिया को छोड़ने की तैयारी कर रही है जिसे वह एक महान चीज की तलाश में जानती है। उसकी उम्मीद है कि उसे किसी अनिश्चित, हालिया, विनाशकारी घटना से बचाया गया था क्योंकि उसे एक उच्च उद्देश्य के लिए बुलाया गया था। और इसके साथ ही वह उस घर पर पहुंचती है जहां उसे एक लाइव इन धर्मशाला नर्स के रूप में काम पर रखा जाएगा। वर्तमान सहायक से एक संक्षिप्त जानकारी के बाद उसे अपनी मरीज अमांडा कोल, एक 49 वर्षीय महिला जिसे रीढ़ की हड्डी का कैंसर है और जो कभी एक मशहूर नर्तकी थी और अब अपने ही दुखी शरीर में कैद है, की देखभाल के लिए छोड़ दिया जाता है। जैसे जैसे वे समय के साथ एक दूसरे को जानती हैं, मॉड अपने विश्वास की गहराई को बताती है और यादों का एक कमरा भी पाती है जो अमांडा को एक झूठी मूर्ति और एक गंदी, छोटी हरलॉट के रूप में दिखाता है। कभी कभी अमांडा उन पुराने दिनों की लालसा में डूबी रहती है और वह मॉड से शहर में घूमने का आग्रह करती है क्योंकि एक सज्जन व्यक्ति आता है। बोर्डवॉक पर चलते समय मॉड एक गरीब आदमी को कुछ सलाह देती है जिससे पता चलता है कि वह मदर टेरेसा जैसी पादरी व्यक्ति है। फिर वो नाश्ता करती है और सोचती है कि अमांडा की पृष्ठभूमि और कद की महिला को ये दुखद, छोटा सा घटिया शहर कैसे पसंद आ सकता है। संयोग से यही वो बात है जिस पर वह और उसका दोस्त घर पर बहस कर रहे हैं। वह उन दिनों का विलाप करता है जब अमांडा एक तेज-तर्रार महिला थी जो उसे शराब पिला सकती थी और फिर वह चला जाता है ताकि उसके नाखून गंदे न हों। बातचीत से हमें पता चलता है कि मॉड का भगवान की बात को आंख मूंद कर मानने का परिवर्तन पिछले 1 साल में हुआ। इसलिए वास्तव में वो भगवान की नजरों में लगभग एक छोटी बच्ची है। फिर भी उसे अपनी भूमिका पर भरोसा है क्योंकि वह कभी कभी उसकी आवाज सुनती है और कभी कभी उसे अपने अंदर महसूस करती है। उसकी कार्रवाई से उसकी संतुष्टि व्यक्त करने के लिए उसकी कमर में धड़कता और गर्म होता है। अब जब बात गहरी हो रही है तो अमांडा बताती है कि शांत एकांत के समय में उसका मन उस अंतिम पीड़ा और आतंक के क्षण पर केंद्रित होता है जो महान शून्यता में फिसलने से पहले आता है। मॉड उसे कुछ के शब्द देती है जिसे हम मानते हैं उस क्षण में कहने के लिए बिल्कुल सही थे क्योंकि उसे आनंद की झुंझुनी के साथ धड़कती रोशनी और सीढ़ियों पर चढ़ते ही एक भटकता हुआ कामोन्माद मिलता है। वह मनुष्य के पुत्र के सामने कुछ दाना डालती है और घुटनों के बल बैठकर उसे धन्यवाद देती है। मौत का कथन बताता है कि उसे यकीन है कि वह जो चाहती है उसमें उपशामक देखभाल से ज्यादा कुछ है। उसका काम आत्माओं को बचाना होगा और उसे यकीन है कि वह दूसरों के साथ साझा करने के लिए भगवान की खुशी से भरी हुई है, चाहे वह कैसा भी दिखे। लेकिन उसकी सोच में कैरोल अमांडा की एक दबंग परिचित बाधा डालती है जो जरूरत पड़ने पर आती है। लेकिन हम खुद से पूछते हैं कि मौत द्वारा प्रदान नहीं की जाने वाली क्या जरूरत हो सकती है। हम कामुक प्रकृति की जरूरतों का अनुमान लगा सकते हैं। जब उगता सूरज कैरोल को नकदी की गड्डी के साथ जाते हुए पाता है, भगवान का अपमान। लेकिन मॉड की स्वाभाविक चिंता कुछ हद तक कम हो जाती है जब वे सुबह के नाश्ते के लिए जाते हैं और अमांडा उसे प्रसाद पर थोड़ी प्रार्थना छिड़कने की अनुमति देती है। मॉड इसमें गहराई से उतरती है जो उन्हें अपनी दैनिक गतिविधियों में एक नई ऊर्जा प्रदान करती है और जाहिरा तौर पर उन्हें एक मुक्तिदायक आपसी कामोन्माद प्राप्त करने की अनुमति देती है। मॉड को धार्मिक कला की एक किताब भेंट की जाती है जिसमें एक शिलालेख होता है जो उसके काम के प्रभाव को दर्शाता है। लेकिन उसके शांत चिंतन के क्षण में कैरोल निंदा के आपसी कामोन्माद की प्रदाता बाधा डालती है। मॉड को संदेह है कि कैरोल उनके रिश्ते के बारे में गंभीर है और उसे अमांडा को स्वर्ग की ओर ले जाने वाली अंतिम रेखा को पार कराने के अंतिम लक्ष्य से ध्यान भटकाने वाली मानती है। वह अपनी चिंताओं को इस उम्मीद में व्यक्त करती है कि वे अमांडा के लिए सबसे अच्छा क्या है इस पर सहमत हो सकें, जिसमें कैरोल का संपर्क तोड़ना शामिल है। बाद में एकांत का एक क्षण तब टूट जाता है जब मॉड से एक पुरानी नर्स दोस्त मिलती है
जो उसे केटी कहती है उसके पिछले जीवन का एक अवशेष। जॉय असहज हो जाती है जब उसे पता चलता है कि केटी अभी भी नर्सिंग उद्योग में है, एक अस्पष्ट रूप से संकेतित घटना के बाद जिसमें वह शामिल थी। फिर भी सहायक, वो केटी को अपना नंबर देती है अगर उसे कुछ चाहिए हो। ये मुंह में खट्टा स्वाद छोड़ जाता है शुरुआती दृश्य को देखते हुए, और चीजें और भी बेचैन हो जाती है जब एक परेशान करने वाली फोन कॉल उनकी शांत शाम को बाधित करती है। हम मानते हैं कि ये कैरोल से बुरी खबर है क्योंकि अमांडा तुरंत एक उदास मूड में आ जाती है और जल्दी सोने के लिए कहती है। लेकिन थोड़ी तपस्या और संतुलित नाश्ते के बाद अमांडा ये दिखाने की योजना बनाती है कि वह उतनी नाजुक, अलग-थलग और अकेली नहीं है जितनी उनके शांत क्षणों में लग सकती है। मॉड को कुछ जरूरी सामान लेने के लिए शहर भेजा जाता है, एक पूरी जन्मदिन पार्टी के लिए जरूरी सामान जिसमें कई सारे अमीर कलात्मक बेवकूफ शामिल है। जैसे ही मॉड हॉर्स ड्यूवरिस परोसने की कोशिश करती है, ये पता चलता है कि कैरोल की कॉल विश्वासघात की थी जिसमें उसने मॉड के साथ अपनी निजी बातचीत का विवरण बताया था। अमांडा उसे व्यक्तिगत उद्धारकर्ता की अपनी चुनी हुई भूमिका के बारे में सामना करती है, एक मूर्खतापूर्ण विचार जो कुछ भी नहीं से उपजा है। हालांकि मजा तब खत्म होता है जब अमांडा स्वर्गीय पिता के बारे में बुरा बोलने में थोड़ी ज्यादा उत्साही हो जाती है, जिससे मॉड का गुस्सा फूट पड़ता है। इसके बाद मॉड को गर्म झुनझुनी मिलती है, संभवतः हिंसा के संबंध में भगवान की इच्छाओं के बारे में एक मिश्रित संदेश प्रदान करती है। हमें ये देखने के लिए इंतजार करना होगा कि वह इसे कैसे सुलझाती है, क्योंकि उसे भौतिक दुनिया में अनुशासनात्मक कार्रवाई से दंडित किया जाता है। उसकी पिछली अंदरूनी गर्मी और दिशा की भावना एक तेज दर्द और ये समझ न पाने की पूरी कमी से बदल गई है कि उसे कहाँ जाना है या क्या करना है। अपनी सारी कुर्बानी और जो भी उससे कहा गया उसे करने की इच्छा के बावजूद अब सुस्त और बेसहारा वह सड़कों पर भटकती हुई खुद को एक बदनाम घर पर पाती है। मोक्ष के लिए यूं ही आवाज देना आसान काम नहीं है, और वह केवल एक जरूरतमंद जवान लड़के पर ध्यान केंद्रित कर पाती है जिससे वो आसानी से उसकी कामुक बीमारियों से छुटकारा दिलाती है। मानवीय अनुभव के अनुरूप व्यवहार करना मुश्किल पाते हुए दृश्य को फिट करने के लिए इसे थोड़ा खींचें। वह जॉय के पहले दिए गए साथ के प्रस्ताव को स्वीकार करने की कोशिश करती है, लेकिन माहौल बहुत खतरनाक होता है और उसे अस्वीकार कर दिया जाता है। इसलिए वह कुछ पूरी तरह से सामान्य नाश्ता करने और लोगों को देखने के लिए वापस मेज पर जाती है, जब तक कि उनकी बियर में एक स्थानीय तूफान प्रणाली की प्रदृष्टि के कारण वह टकरा जाती है। वह एक बड़े वालरस जैसे आदमी से टकरा जाती है जिसे वह उम्मीद करती है कि उसे पवित्र आत्मा से छुटकारा दिला सकता है। हालांकि एक हिंसक फ्लैशबैक के हस्तक्षेप के साथ साथ उसकी ये टिप्पणी कि वह उसे उसके आवारागर्दी के दिनों से पहचानता है, इस कामुक मुठभेड़ को घोर विफलता में समाप्त कर देती है। वह निराशा के बिल्कुल गहरे गड्ढे में लड़खड़ाती हुई घर लौटती है। ये निश्चित नहीं है कि उससे कहाँ गलती हुई, क्योंकि वह सचमुच कुछ भी करने को तैयार है। लेकिन फिर आतिशबाजी का एक विस्फोट होता है जो एक असामान्य दौरे के साथ मेल खाता है। कुछ हलकों में इसे एक संकेत के रूप में व्याख्यायित किया जा सकता है। इसे अचानक उत्तोलन द्वारा घर ले जाया जाता है जो आप भगवान की मदद के बिना नहीं करते हैं। एक संकेत और एक आदेश के रूप में लेते हुए वह अपने स्थान और आध्यात्मिक अनुशासन का रविवार रीसेट शुरू करती है, इस धारणा के तहत आगे बढ़ने से पहले कि उद्धारकर्ता होने के लिए जरूरी नहीं कि एक इच्छुक विषय हो। वह नई नर्स के साथ थोड़ी टो लेती है और ये जानकर हैरान हो जाती है कि वह और अमांडा अच्छी तरह से मिल रही हैं, एक संकेत है कि मॉड का प्रभाव कम हो रहा है। लेकिन फिर भी सहमति एक पूर्व शर्त नहीं है, और उसके आत्मसंदेह को दृश्य और श्रवण मति भ्रम की एक श्रृंखला द्वारा शांत किया जाता है जो पुष्टि करता है कि उसका पूरा जीवन इस विशेष उद्देश्य के बाहर अर्थहीन है, जो बहुत उत्साहजनक है। अगली सुबह वह एक ऐसा सौंदर्य शास्त्र बनाने की कोशिश करती है जो जीवन की अंतिम परीक्षा के योग्य हो, और अपनी तैयारी जारी रखती है। हालांकि एक अंतिम बाधा तब आती है जब उसे जॉय द्वारा बाधित किया जाता है, जो प्रदर्शित क्रूर अल्पतावाद से कुछ हद तक चकित है। उसने काम पर जाते समय यूं ही आने और यह देखने का फैसला किया कि सब कुछ कैसा चल रहा है। पिछली रात उनकी जो बात हुई थी वह उसके दिमाग में घूम रही थी और वह बस उसे लगातार बकवास से भर देना चाहती थी। लेकिन जॉय की लगातार बड़बड़ाहट मॉड के दिमाग में उमड़ते तूफान से दब जाती है। वह अपने अंतिम उद्देश्य पर ध्यान केंद्रित करके इस विचलन से बचती है और जॉय को दरवाजे से बाहर निकालते हुए कुछ सकारात्मक बातें कहती है। बाद में शरीर के लिए थोड़ा ईंधन लेने के बाद वह अपनी नई दर्जी वाली पोशाक में सड़कों पर उतरती है और फिर मानो किसी सर्वज्ञानी ब्रह्मांडीय शक्ति द्वारा निर्धारित किया गया हो, वह ठीक उसी समय पहुंचती है जब एस्थर जाती है। वह अमांडा को बिस्तर पर और पिछली बार मिलने के बाद से अधिक बिगड़ी हुई हालत में पाती है।
अमांडा पिछली अजीब स्थिति के लिए माफी मांगती है, ये स्वीकार करते हुए कि मॉड ने उसे अब मौजूद न रहने की वास्तविकता के बारे में सोचने पर मजबूर कर दिया, जिसे वो अनदेखा करना चाहती थी। लेकिन जब मॉड इसे कुछ रस्मों वाली तुच्छताएं शुरू करने के निमंत्रण के रूप में लेती है, तो वो पुष्टि करती है कि उसे पवित्र आत्मा या कुछ भी महसूस नहीं हो रहा था। वह मरने की प्रक्रिया से बस ऊब गई थी। यह मॉड के जीने के एकमात्र उद्देश्य का अपमान है। सौभाग्य से कोई भी टूटी हुई दृढ़ता तब फिर से मजबूत हो जाती है जब अमांडा खुद को विश्वास की परीक्षक के रूप में प्रकट करती है। इसलिए मॉड ये दिखाने का एक विनाशकारी प्रदर्शन करती है कि भगवान के आदेश का पालन करने का क्या मतलब है। आखिरकार जीत के कॉलम में इन घटनाओं ने एक आश्चर्यजनक मोड़ लिया, और ये निश्चित रूप से आपको और मुझे कुछ हद तक अनिश्चित छोड़ देता है कि वास्तव में क्या हुआ, क्योंकि वास्तविकता से हमारा संबंध कुछ हद तक कमजोर हो गया है। इसमें मदद नहीं मिलती जब वो अगली सुबह तरोताजा होकर और कुछ पंखों के साथ उठती है। वह शहर में घूमती है और ये बिस्तर की चादर में समुद्र तट पर रहने के लिए बिल्कुल खूबसूरत दिन साबित होता है। वह ईर्ष्यालु दर्शकों के सामने खुद को भिगोती है, जिन्होंने शायद हमेशा सोचा होगा कि स्वर्गीय भंवर में चढ़ने के लिए क्या करना पड़ता है। और जवाब है आग। दूसरा जवाब यह है कि हम वास्तव में एक काल्पनिक दुनिया का दौरा कर रहे थे। इसलिए कम से कम वो सवाल बहुत संतोषजनक तरीके से हल हो गया, क्योंकि मुझे निश्चित रूप से संदेह होने लगा था। अगर आपको लगता है कि आप आंसू बहाए बिना और अधिक संभाल सकते हैं, तो मैं आपको अगला वीडियो देखने की हिम्मत करता हूँ। अब जब हम यहाँ हैं, तो मैं वीडियो के अंत तक पहुँचने के लिए आपको बधाई देना चाहता था और ये पुष्टि करना चाहता हूँ कि आप इसके कारण एक बहुत ही खास व्यक्ति है। अगर आपको वीडियो पसंद आया, तो मैं चाहूंगा कि आप सदस्यता लेकर चैनल का हिस्सा बने। देखने के लिए धन्यवाद।